कोरोना वायरस के खात्मे के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मईशत में जो बुरा टाइम था वहां से बेहतरी आ सकती है। जुलाई के महीने में जो मनफी ग्रोथ का ट्रेंड था वो खत्म होता नजर आ रहा है। सीमेंट की सेल्स में 40% तक इजाफे की तवक्को है। कार सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं, स्टील सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की मईशत दोबारा तरक्की की तरफ जा सकती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियात बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बहुत मोतबर राय रखते हैं, खुद हुकूमती वज़रा जिनकी राय बहुत ज़्यादा मोतबर समझते हैं, उनके मुताबिक भी अगले साल से पाकिस्तान में तरक्की की शरह बेहतर हो जाएगी। उनका ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस हुकूमत कह रही है कि मनफी 0.4% ग्रोथ होगी, मगर असल में मनफी 1.5% ग्रोथ होगी। इस साल 0.5% ग्रोथ होगी, मगर उससे अगले साल 4%, फिर उससे अगले साल 5% ग्रोथ के नंबर्स नज़र आएंगे। यानी पाकिस्तान की मईशत में जो एक बुरा वक्त था वहाँ से बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। क्या रोज़गार के मौके पैदा होंगे, क्या बरामदात में इजाफा होगा, क्या मईशत में सरमायाकारी होगी, इस सब पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मईशत के हवाले से जो इदाद शुमार आप आज तक बताते रहे दुरुस्त साबित हुए। अब आपको लग रहा है कि एक जो वर्स्ट था वो मईशत ने देख लिया है और अब यहाँ से बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ पाकिस्तान की मईशत वापस जा सकती है। देखिए, मुल्क के अंदर के हालात अल्लाह के फजल से कोरोना में लग ये रहा है कि काफ़ी कमी आई है और इंशाअल्लाह ईद के बाद हालात अगर लॉकडाउन कामयाब रहा, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में, तो हो सकता है कि हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है अलबत्ता कि बाकी दुनिया में हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA। वहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके नतीजे में हमारे जो बरामदात हैं वो मुतासिर होते रहेंगे। और यूरोप में भी हालात कुछ बेहतर हुए हैं, मगर इस हद तक बेहतर नहीं हुए, ख़ास तौर पे UK में, जो कि एक हमारा दूसरा बड़ा मार्केट है। तो एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कमी नज़र आ रही है। रेमिटेंसेस तो पिछले महीने रिकॉर्ड लेवल पे चले गए, 50% इजाफा हुआ और शायद ये इसलिए हुआ है कि लोग वापस आ रहे थे। अलबत्ता हमें अब ये देखना है कि रेमिटेंसेस पे क्या असर होता है। तो अंदरूनी हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, अलबत्ता बाहर के जो हालात हैं उनमें कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। उससे चूँकि हम दुनिया का हिस्सा हैं, हमारे बरामदात दुनिया से मुंसलिक हैं, तो इसलिए इस वक्त कहना कि बहुत वाज़ेह तौर पर बेहतरी आएगी ज़रा मुश्किल है। मगर डॉक्टर साहब, आपने इस साल के लिए, ज़ाहिर है आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि 0.5% से पाकिस्तान ग्रो करेगा, मगर अगले 2 सालों के लिए आप 4% और 5% की तरक्की बता रहे हैं। तो अगर दुनिया के हालात और फिर वैक्सीन भी आ जाती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की मुआशी फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि हम तरक्की की राह पर चढ़ सकते हैं अगले साल से? इंशाअल्लाह। बात यह है कि देखिए, 2 बहुत बड़े मसाइल थे पिछले 10 साल में। एक बहुत बड़ा मसला था कि हमारे मुल्क में टेरर के अटैक्स बहुत हो रहे थे। टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग हमने की बाद में, उसमें नुमाया तौर पर अल्लाह के फजल से कामयाबी हुई है। दूसरी तरफ बिजली की कमी जो थी उसने बिल्कुल, जैसे कहते हैं, माशी पहिया को रोक दिया था। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे शरह नमू में तकरीबन सालाना 2% कमी आ रही थी बिजली की कमी की वजह से। अब ये हाल है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, अगरचे उसके इस्तेमाल में कुछ मसाइल हैं, मगर सरप्लस है। दूसरी तरफ टेरर इंसिडेंट्स कम हुए हैं। तो अगर एक और चीज़ पर जो इस हुकूमत ने कामयाबी से काबू पा लिया है, और वो ये है तिजारत का खसारा, जिसने हमारे माशी हालात को बहुत हद तक परेशान कुल तक लेवल तक पहुंचा दिया था। और एक वक्त ऐसा था कि 20 अरब डॉलर का खसारा था, अब वो 3 अरब डॉलर पे आ चुका है। ये 3 चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल ये है कि अगर मुनासिब पॉलिसीज़ रहें और गवर्नेंस जो है मुल्क में मुनासिब लेवल पे रहे, तो इंशाअल्लाह 2021 से आगे चलकर हमारा अंदाज़ा यह है कि मुल्क फिर से
4.5% کے رفتار سے آگے انشاءاللہ بڑھے گا۔ صاحب یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور مگر جب 5% سے اوپر اگر ترقی کی طرف پاکستان جاتا ہے، انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا تو ساتھ میں ہمیں نظر آیا کہ گروتھ بھی بالکل کم ہو کر رہ گئی، تو اگر ترقی کی طرف جاتا ہے تو واپس کہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تو اتنا نہیں بڑھ جائے گا؟ پاکستان میں گروتھ کنزمپشن لیڈ ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے درآمدات بڑھ جاتی ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ نے کہا کہ بجلی کی کمی ختم ہو گئی ہے، اب شرح سود بھی کم نظر آ رہی ہے، دہشت گردی بھی نہیں ہے جو پچھلے 10 سالوں میں معاملات تھے، تو ایسی سرمایہ کاری ہو رہی ہے کہ ہم جیسے ہی معاشی ترقی کی طرف جائیں تو واپس کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے وہ جو بوم بسٹ کا سائیکل ہے ہمارا وہ دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ دیکھیے کچھ وجہ یہ بھی تھی خسارے کے بڑھنے کی کہ ہمارا جو سی پیک کے جو انویسٹمنٹس تھے وہ خاص طور پہ جو پاور پلانٹس پہ جو ہم پیسے لگا رہے تھے سالانہ 5-4 کم از کم $6 بلین، تو اس کے نتیجے میں خسارے میں اضافہ ہوا تھا، مگر اب وہ پیک گزر چکا ہے۔ اب ہمیں پاور سیکٹر میں زیادہ انویسٹمنٹ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حالات معمول پہ آ جائیں ساری دنیا میں اگلے 1 سال 1.5 سال میں، تو کیا ہمارے ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اگر پالیسیز مناسب رہیں اور ہم نے ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا۔ صاحب مگر وہ کیسے ہوگا؟ میں پھر جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو جتنے بھی فیکٹرز بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ بڑھے کیونکہ پہلے مشینری آ رہی تھی، بجلی کے پلانٹس لگ رہے تھے پچھلے دور میں، اب اگر آپ کہہ رہے ہیں ترقی کی شرح پر جائیں تو ڈائیورسیفائی کیسے ہو؟ اور آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہمیں نظر آتا ہے بار بار کرنسی ڈیپریشیٹ ہو جائے پھر بھی انسینٹیو مانگتے ہیں، انسینٹیو حکومت دے دیتی ہے مگر وہ ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، ایکسپینشن اس طریقے سے نہیں کرتے۔ آپ کو ڈائیورسیفیکیشن اور ایکسپینشن کے کچھ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے؟ حکومت کا بھی فوکس ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی فوکس ہے؟ جی بات یہ ہے کہ 1 سال جو اس وقت سال گزر رہا ہے اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ انویسٹمنٹ میں کوئی خاص اضافہ ہوگا، اس لیے کہ ایکسپورٹس کو بڑھنے میں کچھ وقت لگے گا، اور اس کی وجہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ باقی دنیا میں حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے سال جو ہے 21 22 وغیرہ اس میں اگر پاکستان میں حالات معمول پہ آتے ہیں اور سر سود کم رہتا ہے 5 یا 6%، دوسری طرف آپ کچھ انسینٹیوز مناسب دیتے ہیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹرز کو، صرف ٹیکسٹائل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی 15-20 ایسے ایکسپورٹس ہیں جو 100 ملین سے $150 ملین کے لیول پہ ہیں، ان میں پوٹینشل ہے، آپ ان کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں، ان پہ رجحان بڑھائیں، ایمرجنگ ایکسپورٹس کی طرف جائیں اور نئے مارکیٹس ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اگر اس طرح کی پراپر پلاننگ ہوگی تو انشاءاللہ 1.5-2 سال میں ہم اضافہ دیکھ سکتے ہیں اپنے ایکسپورٹس میں، اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور انویسٹمنٹ انشاءاللہ کافی حد تک آ سکتا ہے۔ صاحب ایک اور ایشو آپ نے بے روزگاری کے حوالے سے بار بار ہائی لائٹ کیا ہے، اور آپ نے یہ تک کہا کہ 1 کروڑ لوگ بے روزگار پاکستان میں اب تک ہو چکے ہیں۔ اب حکومت کا، وزیر اعظم کا خاص طور سے فوکس ہے ریئل اسٹیٹ کی طرف، انہوں نے وہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے، انہیں ایمنیسٹی بھی دی ہے، شرح سود بھی کم کی گئی ہے، چھوٹے گھر بنے اس کے لیے کوشش کی گئی ہے، مارگیج مارکیٹ ڈیولپ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ اکنامک گروتھ کے بعد ریئل اسٹیٹ میں ایک بوم آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ڈرائیو کر سکتا ہے پاکستان میں اس وقت روزگار کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر آپ یہ دیکھیں گا کہ سب سے تیز رفتاری ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر اور ہاؤسنگ انویسٹمنٹ میں مشرف صاحب کے پیک میں جب تھا، جب شرح نمو جو ہے وہ تقریباً 6-7% تک پہنچ چکا تھا۔ تو اس کا جو لنک ہے وہ اکانومی کے حالات سے ہے، یہ لیڈنگ سیکٹر نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ لیگنگ سیکٹر ہے۔ لیڈنگ سیکٹر اس وقت آپ کو جو کریٹ کرنا ہے یقیناً کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے، مگر وہ پبلک سیکٹر میں آپ کو پروجیکٹس لانے ہیں پبلک سیکٹر میں، جس کے نتیجے میں بے روزگاری میں کمی ہو، لوگوں کو موقع ملے۔ آپ اس طرح کے پروجیکٹس سلیکٹ کریں جس میں روزگاری کی پیدائش اور ہونے کے گنجائش زیادہ ہوں۔ تو لیڈنگ سیکٹر ہیز ٹو بی پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ،
प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन उस वक्त आएगा जब आपकी इकॉनमी की रफ्तार बढ़ जाएगी। हमने देखा है दुनिया के जिन ममालिक ने कंसिस्टेंट बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की है, वहाँ पर नज़र आया है कि लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, करेंसी भी उनकी स्टेबल रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई थी, अब नीचे आई, मगर फिर आप भी देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन एक दफ़ा फिर हुकूमत की वार्निंग्स के बावजूद बार बार उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक फैक्टर आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो जाएगा और हम देख पाएंगे एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कम इन्फ्लेशन और कम इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रह सके? देखिए, बहुत मुनासिब सवाल है आपका। देखिए, हुआ ये कि जनवरी में एक पीक पे हम जा चुके थे, इस साल के 14.2% पर पहुंच गए थे और खाने पीने के अशिया ख़ास तौर पे सब्जियां वगैरह की कीमतों में 25% इजाफा था। अलबत्ता हुआ ये अल्लाह के फजल से कि ये गिरते गिरते 8.6% तक आ चुके पिछले महीने। मगर साथ साथ अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, जो आम आदमी के लिए ज़्यादा अहम है, इसलिए कि उसमें आम अशिया की कीमतें होती हैं, वो 10% के ऊपर जा चुका है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। और इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले साल बजट के खसारा इतना बढ़ गया था कि हुकूमत ने जो बोरोइंग की उससे मनी सप्लाई में बहुत इजाफा हुआ, बहुत पैसा छपा है और इस वक्त मुल्क में घूम फिर रहा है। उसके नतीजे में कीमतों पर इम्पैक्ट तो आएगा। दूसरी तरफ आपने जो तेल की कीमत बढ़ा दी है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे तो असर पड़ चुका है 20% तक। उससे हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आने वाले दिनों में IMF ने के साथ अगर प्रोग्राम को वापस लाना है, रिवाइव करना है, तो एक जो शर्त है वो बहुत सख्त है कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं ताकि सर्कुलर डेट कम हो। और अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो देखिए एक और झटका पड़ेगा, कीमतों में और इजाफा होगा। मुझे इस बात की परेशानी है कि शायद गवर्नमेंट कहती है 6.5% इस साल अफरात ज़र, हमारा अंदाज़ा ये है कि ये 9 से 11% की रेंज में रह सकता है और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इस वक्त सबसे गरीब तबका जो है उनके कीमतों में 13% इजाफा है। अब आप सोचिए कि एक अजीब हालत है कि अफरात ज़र सबसे ज़्यादा सबसे गरीब लोगों को मुतासिर कर रहा है और उसकी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ें और सबसे ज़्यादा अहम आटे की कीमत की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है गरीब तबके को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तकबिल में बेहतर मुआशी इशारे उन्हें नज़र आ रहे हैं, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि महंगाई कम रहे तो शरह सूद नीचे रहे, शरह सूद नीचे रहे तो मुल्क में सरमायाकारी हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डाइवर्सिफाइड अपनी एक्सपोर्ट्स को किया जाए, उसका दायरा फैलाया जाए ताकि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की के साथ करंट अकाउंट खसारे में ना डूब जाए।